Dear students, very good afternoon to you all. Hope beta you all quite fit and fine and doing hard work. बेटा इसी आशा और विश्वास के साथ में चलते हैं कि जो आज हमारा लेसन है डिस्टेंस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर वर्क करते हैं। इसके अंदर मैंने जो पिछला वीडियो आपको प्रोवाइड करवाया था वो था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अंदर ये मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो मोजुले थे उन्होंने जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज किया था। ठीक है बेटा। एंड उन्होंने जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उनको ब्लॉक्स के अंदर कैटेगराइज किया था। जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उनको ब्लॉक्स के अंदर कैटेगराइज किया था। इधर वी हैव एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक हो गया, ऐसे करके कैटेगराइज किया था। देखेंगे आप, वही मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक रफ स्केच यहाँ ड्रॉ करूंगा जिससे हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये बेटा ऐसे करके बना दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस फॉर्म। इधर आया बेटा हमारे पास, इसे नाम दिया एस ब्लॉक, इसे नाम दिया डी ब्लॉक, इसे नाम दिया पी ब्लॉक और इसे नाम दे दिया एफ ब्लॉक। जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स को एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर क्या किया, कैटेगराइज किया। अच्छा, साइंटिस्ट हुए, उनका नाम था नील्स बोहर। और जो नील्स बोहर हुए उन्होंने क्या किया कि जितने भी सारे ये एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास, जिनको मैंने ब्लॉक के अंदर क्या किया है, यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, या जो मोजुले ने इनको एस पे डी एफ ब्लॉक में कैटेगराइज किया था अकॉर्डिंग टू एंटरिंग ऑफ दियर लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन इनका कहाँ एंटर करता है। ठीक है बेटा। तो ध्यान देंगे कि जो नील्स बोहर थे इन्होंने क्या किया, इन सारे एलिमेंट्स को फर्दर जो 4 कैटेगरीज हैं उनमें कैटेगराइज किया, या 4 जो प्रॉपर्टीज बनेंगी इनकी उनमें कैटेगराइज किया। कैसे करके, द फर्स्ट वन, पहला इन्होंने नाम दिया, दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। क्या नाम दिया बेटा, पहला जो नाम दिया इनर्ट गैसेस नाम दिया गया। ये जो पहला पार्ट बना, मतलब जो 18th ग्रुप के जो एलिमेंट्स थे बेटा, 18th ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स हैं जिसमें कौन कौन आते हैं, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जिनोन हो गया और रेडोन हो गया। ये एलिमेंट्स जितने भी थे ये किसके नाम से जानेंगे, इनर्ट गैस के नाम से जानेंगे। इनमें बेटा हमारे पास अगर मैं आपको बोलूं तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, इनमें से जैसे मान लो जिनोन हो गया या क्रिप्टन हो गया, इनके कुछ कंपाउंड्स तो हैं पॉसिबल, लेकिन बाकी कोई भी जो हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं इनका कोई भी कंपाउंड नहीं है। They don't have tendency to react with another element. They don't have tendency to form compounds. Only जिनोन हो गया या क्रिप्टन हो गया, इसके कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन इनको कहाँ कैटेगराइज किया गया, इनर्ट गैसेस। अगर मैं यहाँ थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में बताऊँ, या अगर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को बेस मान करके अगर मैं कंसेप्ट दूँ, तो इन सभी के पास हीलियम को छोड़ करके इन सभी के पास रिमेनिंग एलिमेंट्स के पास टोटल नंबर में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हीलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतना सभी बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। और 8 इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये अपने आप में कैसे होते हैं, ये अनरिएक्टिव होते हैं या इनर्ट के नाम से ये जाने जाते हैं, इनर्ट गैसेस। अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बहुत सारे नाम दिए थे। 0 वैलेंट एलिमेंट भी इन्हें नाम दिया, या इनको एरोजेंस भी नाम दिया था, या ये रियर गैसेस के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये आया हमारे पास इनर्ट गैसेस। नाउ द सेकेंड वन, अगर सेकंड में बात करूं तो यहां लिखा गया दिस वन इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या बोला बेटा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, या इनको एक नाम और दिया गया नॉर्मल एलिमेंट्स। अच्छा, जो एलिमेंट्स जस्ट फ्रॉम एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक या एस एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनको नाम दिया गया नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनमें से बेटा ध्यान देंगे, यहाँ लिखूंगा मैं
एक्सेप्ट जो पी ब्लॉक के अंदर जो इनर्ट गैस आती है, इसे छोड़ करके, इनर्ट गैस को छोड़ करके बाकी के जितने भी सारे एलिमेंट्स आते हैं वो एस ब्लॉक के होंगे या पी ब्लॉक के होंगे। इन दोनों को कलेक्टिवली नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से ये जानेंगे। कौन कौन से एलिमेंट? एस ब्लॉक हो गया और पी ब्लॉक, लेकिन किसे काउंट नहीं किया बेटा यहाँ पे? जो 18th ग्रुप है, मतलब जो इनर्ट गैसेस है उनको काउंट नहीं किया। या तीसरा नंबर जो बनेगा, अगर मैं थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आएगा बेटा, नाउ द थर्ड वन, इसे नाम दिया, दिस वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट किनको बोला? जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, डी ब्लॉक और जो एलिमेंट्स बनते हैं बेटा, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम दिया गया। लेकिन इसमें भी बेटा यहां लिख दूंगा बेटा, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी, या जो 12th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, 12th ग्रुप के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी जितने भी एलिमेंट्स बनते हैं वो सारे के सारे किसके नाम से जाने जाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। कंसेप्ट ये आता है कि व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, थोड़ा ये कंसेप्ट समझो आप। कंसेप्ट आया बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, एक्सेप्ट जो 12th ग्रुप G12 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आता जिंक हो गया, कैडमियम हो गया और मरकरी हो गया। ये जो 3 एलिमेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये अपने आप में ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर मैं डेफिनेशन अगर आपको बताऊं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं? यहाँ लिखेंगे बेटा, दोज एलिमेंट्स in which incomplete d orbital in their elemental state or in the मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला गया कि भाई हमारे पास कंसेप्ट आया कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हें बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके पास जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीट होता है। कहाँ कहाँ इनकम्प्लीट होता है बेटा? ध्यान देंगे, एक तो बना हमारे पास, दिस वन इज कॉल्ड देयर एलिमेंटल स्टेट या देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एलिमेंटल स्टेट में हो गया या अगर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर डी इनकम्प्लीट है, डी इनकम्प्लीट का मतलब क्या हो गया? डी के अंदर टोटल नंबर में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे वो कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। ठीक है बेटा, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए कितने बन गए आपके? 10 इलेक्ट्रॉन। अगर डी 10 है तो उस कंडीशन में जाकर के उन्हें ट्रांजिशन नहीं बोला जाएगा, अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर मान लो D1 से लेकर के 9 अगर है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होंगे? जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या बनेगा? D1 to 9 बनेगा, जिसमें D1 से लेकर के 9 तक आएगा। उस कंडीशन में जाकर के उसे क्या बोला जाएगा? ट्रांजिशन। अगर मान लो D10 हो जाए तो D10 होने से वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। बहुत जरूरी है D1 to 9 होना चाहिए। कंसेप्ट ये आता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन आता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्या है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं? ध्यान देंगे बेटा, इसके पीछे रीजन बनता है कि जिंक, कैडमियम, मरकरी के पास इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, चाहे एलिमेंटल स्टेट हो चाहे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो। देखो बेटा क्या बोला गया, जैसे मान लो मैं जिंक को लिखूं, जिंक 30 हो गया, इसे क्या लिखेंगे? दिस वन, ये आर्गन आ गया बेटा, और यहाँ आएगा बेटा दिस वन 3D, यहाँ आएगा 4S, यहाँ ये 18 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, 18 2 20 और 10 30, ये आपका 30 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो जिंक है वो जिंक यहाँ पे क्या है? D10 के अंदर है, ये एलिमेंटल स्टेट है, और यही जिंक इसे हम चेंज करते हैं और इसकी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है दिस वन Zn+2 आयन।
अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे तब भी जो Zn बनेगा ये बेटा हमारे पास 3d कितना बनेगा 10 बनेगा और 4s यहाँ पे 0 आ गया। d अभी भी जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें जो d है वो अभी भी क्या है 10 है। इसलिए जहां जहां d 10 होगा उस कंडीशन के अंदर वो अपने आप में ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। कहाँ आएगा कैटेगरी में? जहां पे d 1 to 9 होगा। जैसे मान लो या इसके बाद अगर मान लो जिंक के बाद अगर मान लो मैं कैडमियम की अगर बात करता हूं तो कैडमियम के अंदर भी आर्गन के बाद आएगा दिस वन क्रिप्टन और यहाँ आ जाएगा बेटा 4d हो गया और इसके बाद आएगा 5s2 ये d10 ऐसे करके हो गया। अगर कैडमियम प्लस 2 आयन की बात करें तो यहाँ भी क्या बनेगा 4d10 बनेगा, d10 यहाँ भी आ रहा। या अगर मान लो मैं मरकरी की बात करता हूँ, मरकरी 80 जो बनेगा यहाँ बनेगा बेटा क्रिप्टन के बाद आएगा जिनोन हो गया, जिनोन के बाद यहाँ 4f का 14 आता है, 5d का 10 आता है, 6s2 बनता है। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे आपका 54 आ गया, मतलब 64 हो गया, 66 हो गया और उसके बाद 70 और 80 ये बन गया। अगर मान लो ये क्या करता है मरकरी, ये एलिमेंटल स्टेट है, इसमें जो d है उस d में टोटल नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मान लो मरकरी किस में जाता है, अगर हम Hg+2 आयन को अगर ड्रॉ करें तो Hg+2 आयन जब बनेगा तो उस समय जो 5d होगा वो 5d कितना होगा बेटा 10 रहेगा। दैट्स वाई जितने भी सारे एलिमेंट्स मैंने ये लिखे हैं, जिंक हो गया, इधर से कैडमियम हो गया, इधर से मरकरी हो गया, ठीक है बेटा, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पास हमेशा क्या होता है, डी क्या होता है 10 होता है, चाहे कोई भी कंडीशन को हम क्या कर दें अप्लाई कर दें, बट दे ऑल हैव कंसिस्ट D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप कंसेप्ट को। यहीं पे अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कॉपर की बात करता हूँ, अब आप बोलेंगे कॉपर में भी D10 होता है, तो कॉपर की अगर बात करें बेटा, यहाँ देखो आप, अगर मैं कॉपर 29 को अगर लिखूं, जिसमें कॉपर 29, यहाँ आर्गन हो गया, यहाँ लिखेंगे बेटा 3D10 हो गया, 4s1 हो गया। और जो कॉपर है यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट के अंदर D10 है, लेकिन कॉपर की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है Cu+2 आयन बनती है, और Cu+2 आयन अगर बनेगा यहाँ आर्गन लिखा है बेटा और 3D कितना लिख देंगे, एक यहाँ से गया एक यहाँ से लॉस कर दिया इसने। भाई जितना चार्ज आता है उस चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, कितना लॉस किया 1 1 2, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या बनेगा 3D9 बनेगा। और मैंने आपको यही तो बताया था कि D1 से लेकर के 9 जहाँ होगा उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट उनको नाम दिया जाता है। दैट्स व्हाई कॉपर हो गया, अगर मान लो मैं कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी बात करता हूँ तो ये भी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। जबकि एलिमेंटल स्टेट के अंदर इनके अंदर जो D बनता है वो 10 का बनता है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जाकर के ये D किस में आ जाते हैं, 10 से कम आ जाते हैं, मतलब 1 to 9 के रेंज में आते हैं। If they have 1 to 9 electronic configuration, that's why we can say that these elements are called transition elements. तो आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में कंफर्म हो गया होगा। जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसका सारा कंसेप्ट जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको बता दिया था, और आगे जब जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स है जब इनकी प्रॉपर्टीज आएगी तब भी मैं इसको डिटेल में आपको वहाँ बताऊँगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो F ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है बेटा, हमारे पास हाँ यहाँ D ब्लॉक के अंदर जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसको मैं थोड़ा एक चीज़ और बोल देता हूँ कि इनका लास्ट नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जिन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोला, इनका लास्ट नंबर का जो इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है उसे बोला जाता है वो पेनल्टीमेट। वो किसमें जाता है, पेनल्टीमेट शेल के अंदर क्या करता है, एंटर करता है। क्या बोला गया बेटा कि जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन, भाई लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, लेकिन D में जाता है, लेकिन वो D कौन सा बोला जाता है, पेनल्टीमेट, इसे शेल बोला जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय पेनल्टीमेट शेल? पेनल्टीमेट शेल उसे बोला जाता है जिसे बोलते हैं लास्ट बट वन। क्या लिखा जाता है बेटा, लास्ट बट वन लिखा जाता है। मतलब जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d और 1 से लेकर के 10 बना, और ns 0 से लेकर के कितना बन गया, 2 बन गया।
दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। इसमें क्या हो रहा है कि भाई अगर मान लो मैं इसे लिखूंगा तो यहाँ लिख दिया मैंने जैसे 4s लिखा, यहाँ कितना लिखूंगा बेटा, यहाँ 3d लिखूंगा। तो लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, डी ब्लॉक के अंदर ग्रुप 12 भी आता है, इतना याद रखेंगे। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन 4, अगर यहाँ देखेंगे 3d ट्रांजिशन सीरीज जो ये बनती है पहले नंबर की, लास्ट नंबर का इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 4s में ना जाकर के किस में जाएगा, 3d में जाएगा। तो लास्ट बट वन, दैट्स वाई इस शेल को जो 3d यहाँ पे हमने लिया, n-1d जो हमने लिया यहाँ पे, दिस वन n-1d, इसे ही क्या बोला जाता है, पेनल्टीमेट शेल इसे बोला जाता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं। इसके बाद अगला पार्ट इसके अंदर बना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हें बोला जाता है जो ट्रांजिशन एलिमेंट से जिनकी जनरेशन होती है, जो जनरेट कहाँ से होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट से होते हैं। तो ध्यान देंगे, हमारे पास अगला जो ग्रुप बना 4th नंबर का, उसे नाम देंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बेटा हमने नाम दिया, मतलब जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं बेटा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्हें नाम दिया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और इसके अंदर दो पार्ट बनते हैं, एक नाम दिया दिस वन इज कॉल्ड लैंथेनोइड्स और दूसरा नाम बनता दिस वन इज कॉल्ड एक्टिनोइड्स। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। ध्यान देंगे, सीरियम जितनी बार लिखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। सीरियम 58 से लुटीशियम 71, और इधर हमारे पास जो एक्टिनोइड्स होते हैं वो हमारे पास बनते हैं थोरियम 90 से लेकर के, और यहाँ पे हम जाते हैं दिस वन Lr लोरेंशियम 103। ये जो एलिमेंट्स बनते हैं, एक लैंथेनोइड्स हो गए और एक एक्टिनोइड्स हो गए, इन्हें क्या बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बनते हैं, इनके अंदर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी आते हैं, इसके अंदर ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी आते हैं। जब एफ ब्लॉक को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तब ये कंसेप्ट मैं आपको और भी ज्यादा समझाऊंगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर। इतना होने के बाद लेट अस मूव। हम क्या करते हैं कि जो डी ब्लॉक जो हमारे पास ये ब्लॉक हैं, इनके अंदर रिस्पेक्टिवली 1 by 1 जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ब्लॉक वाइज। तो सबसे पहले बेटा मैं लिखूंगा, नाउ द फर्स्ट वन, सबसे पहले लिखेंगे बेटा, नाउ वी हैव एस ब्लॉक एलिमेंट। जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, so let us move towards the concept which one is s block element। ठीक है बेटा, s block एलिमेंट्स जितने भी सारे बनेंगे, इतना ध्यान रखेंगे कि s block एलिमेंट्स जो है उनको कैटेगराइज किया गया है 2 सब ग्रुप्स के अंदर। एक को नाम देते हैं, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड, उसे नाम देते हैं दिस वन इज s1 ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरे को नाम देते हैं s2 ब्लॉक एलिमेंट्स। मतलब जो s ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, NS1 to 2 इसे लिखा जाता है। बेटा क्या लिखा जाता है, NS1 to 2 इसे लिखा जाता है। और इसके अंदर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को 2 कैटेगरी में हमने क्या किया, कैटेगराइज किया। द फर्स्ट वन, पहला नाम दिया S1 ब्लॉक, S1 ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा नाम दिया दिस वन S2 ब्लॉक एलिमेंट्स। एक S1 ब्लॉक एलिमेंट है, दूसरा नाम आया बेटा S2 ब्लॉक एलिमेंट्स। S1 ब्लॉक के एलिमेंट्स जो बनते हैं, इनको नाम देते हैं बेटा, दीज आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। क्या पढ़ते हैं बेटा, एल्कली मेटल्स। इन्हें नाम देते हैं दीज आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, इनको नाम दिया जाता है। ध्यान से सुनेंगे बेटा, एक एल्कली मेटल्स आ गए, दूसरे आ गए हमारे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है बेटा, अगर यहाँ पे मैं S1 ब्लॉक की अगर बात करूँ तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनेगा वो NS1 बनेगा। यहाँ जो बनेगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो बनेगा बेटा, दिस वन इज NS2 बनेगा। बहुत क्लियर है बेटा। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, यहाँ इसके अंदर इसके टॉप में हाइड्रोजन होता है, वो एल्कली मेटल के अंदर वो इंक्लूड नहीं होता है। इसलिए जो एलिमेंट्स आएंगे, यहाँ आएंगे लिथियम हो गया,
सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया और फ्रेंशियम हो गया। दीज आर द एलिमेंट्स जो फ्रॉम द, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं बेटा, S1 ब्लॉक से। या अगर मान लो इधर अगर हम लिखते हैं, यहाँ अगर लिखेंगे बेटा, सो वी हैव, यहाँ आएगा बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडियम हो गया। ठीक है बेटा, ये किसके अंदर आएंगे बेटा, ये एलिमेंट्स आएंगे। दीज आर इंक्लूडेड टू द एल्केलाइन अर्थ मेटल। कंसेप्ट यहाँ पे आया, सबसे पहले लिखा गया दिस वन एल्कली मेटल। क्या लिखा गया बेटा, एल्कली मेटल। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ये वर्ड यहाँ पे एल्कली है, इसका जो जनरेशन हुआ है उसे बोलते हैं अरेबिक वर्ड, और जिसका नाम है एल्कली, ALQUILI, एल्कली। और एल्कली का मीनिंग होता है विच मीन्स, जिसे बोलते हैं एशेज ऑफ प्लांट्स। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्या बोला मैंने कि जो एल्कली जो वर्ड है, वो एल्कली जो वर्ड है वो डिराइव हुआ अरेबिक वर्ड एल्कली से, और जिसका मीनिंग होता है एशेज ऑफ प्लांट। और सबसे पहले सोडियम हो गया एंड पोटाशियम के जो कंपाउंड्स थे बेटा, वो हमें कहाँ से मिले थे, प्लांट की ऐश से हमें मिले थे। दैट्स व्हाई इन एलिमेंट्स को, बाकी जितने सारे एलिमेंट्स हैं इनके साथ इंक्लूड करके इन सभी को क्या नाम दे दिया, एल्कली मेटल्स इनको नाम दिया गया। समझ रहे हैं बेटा आप। और ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर मान लो थोड़ा और ज़्यादा इसे समझेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि ये जो एलिमेंट्स हैं, जब ये एलिमेंट्स वाटर से रिएक्शन करते हैं, जैसे मान लो सोडियम है और ये वाटर से रिएक्शन करता है, तो इसने क्या किया, NaOH बना दिया, और साथ में कौन सी गैस को, हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, इवॉल्व करेगा। चाहो तो हम इसे बैलेंस कर देंगे बेटा, इसके आगे 2 लिख देंगे, 4 अगर होगा तो इसके आगे 2 लिख देंगे। इसने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व किया। यहाँ जो चीज इसने तैयार की, दिस वन सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे नाम दिया दिस वन, ये बेस है, और इसे ही क्या बोला जाता है, दिस वन एल्कली, या इसका नेचर कैसा हो गया, एल्केलाइन, बेसिक नेचर जिसका होता है। दैट्स व्हाई जो एल्कली मेटल्स हैं, जब ये पानी से रिएक्ट करते हैं तो एल्केलाइन सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। और जो एल्कली वर्ड है वो डिराइव हुआ अरेबिक वर्ड से, एल्कली से, जिसका मीनिंग होता है एशेज ऑफ प्लांट, जिसमें कि सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम के जो कंपाउंड थे वो पाए गए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन, जितने भी सारे एलिमेंट्स थे उन सभी को क्या नाम दिया गया, एल्कली मेटल्स इनको नाम दिया गया। ठीक है बेटा। दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे आता है, द सेकंड वन एल्केलाइन अर्थ मेटल। या एल्केलाइन अर्थ मेटल्स क्या मीनिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ। अर्लियर टाइम पे, ध्यान से सुनेंगे, हाँ, अर्लियर टाइम पे अर्थ का मीनिंग होता था ऑक्साइड। व्हाट डू यू मीन बाय अर्थ, ऑक्साइड। तो जितने भी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इनके जो ऑक्साइड थे उनका नेचर कैसा था, एल्केलाइन। जो ऑक्साइड थे उनका नेचर कैसा था, एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब क्या हो गया, बेसिक नेचर था उनका। दैट्स व्हाई ये जो एलिमेंट्स यहाँ पे बने उन सभी को क्या नाम दिया गया, दीज आर कॉल्ड एल्केलाइन अर्थ मेटल। ठीक है बेटा, ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे कि ये मैंने क्या क्या चीजें यहाँ पे ड्रॉ करके ये क्या क्या चीजें आपको बताई हैं। आप इसे नोट करो। ठीक है बेटा, तो अब चलते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। तो लेट अस मूव वन बाय वन, प्रॉपर्टीज को यहाँ डिफाइन करेंगे। यहाँ लिखूंगा बेटा मैं प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में सबसे पहले लिखूंगा these elements are soft and light metals, पहला पार्ट। now the second one, these can be cut by knife। third one,
दे फॉर्म यूनिपॉजिटिव एंड बाई और डाई पॉजिटिव आयंस। क्या बोला गया कि जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे बेटा मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो ये सोडियम क्या करेगा, जैसे क्या लिखेंगे 2, 8 और 1 लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो ये सोडियम क्या करेगा, अगर ये कौन से स्टेट में जाता है, गैसेस स्टेट में जाता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को अगर लॉस करेगा, ठीक है बेटा, तो यहाँ प्लस करके इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, उस कंडीशन में जाकर के हमने बोला कि इसने क्या बनाया, एक जो सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर +1 का चार्ज आया, मतलब जो मेटल है वो मेटल क्या कर रहा है, M+ आयन में जा रहा है। यहां से इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया बेटा, लॉस कर दिया। दैट्स वाई जो M+ आयन बनेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड यूनिपॉजिटिव, मतलब केवल सिंगल चार्ज है इनके ऊपर। चाहे आप यहाँ लिथियम प्लस आयन हो गया, सोडियम प्लस आयन हो गया, K+ आयन हो गया, ठीक है, Rb+ आयन हो गया, या सीजियम+ आयन हो गया। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके बारे में इतना लिखा नहीं जाता, केवल यही एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप। तो इन्होंने क्या किया, यूनिपॉजिटिव बना दिया। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लाइक दिस वन, अगर मेरे पास यहाँ बाई वैलेंट और बाई पॉजिटिव और डाई पॉजिटिव की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें आता है सेकंड ग्रुप वाले या सेकंड S1 S2 वाले जो एलिमेंट्स हैं, जिसमें बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया और रेडियम हो गया बेटा। ध्यान से सुनेंगे यहाँ बेटा। अगर मान लो मैं मैग्नीशियम की बात करता हूँ, 12 इसे लिखा जाता है, 2, 8 और 2 इसे लिखा गया, तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से टोटल नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है इन द गैसेस स्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया, तो प्लस करके कितना लिख दिया हमने, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बाहर लिख दिए। तो मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आया, प्लस का 2 चार्ज आया। दैट्स वाई जो हमारे पास S2 ब्लॉक के जो एलिमेंट्स बनते हैं, S को हमने 2 टाइप में कैटेगराइज किया, S1 और S2। S2 के अंदर जो मेटल है वो मेटल क्या करेगा, टोटल नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, लॉस करेगा, और M+2 टाइप के आयन का फॉर्मेशन करेगा। और M+2 टाइप के जो आयन्स बनेंगे उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, बाई या डाई पॉजिटिव भी इन्हें बोला जाता है। या इसी में एक 4th नंबर का पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं कि दे फॉर्म मोनोवैलेंट और डाई वैलेंट आयन। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, बार बार ये ऐसे भी बोला जा सकता है कि मोनोवैलेंट आयन, मतलब ये क्या कर सकते हैं, मोनोवैलेंट आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास जो अल्कली मेटल्स हैं, इन्होंने मोनोवैलेंट आयन बनाया। या अगर मान लो हम क्या करते हैं, S2 ब्लॉक वाले अल्केलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात करते हैं, तो इनकी वैलेंसी कितने की बनती है, 2 की बनती है, इसलिए क्या लिख दिया, डाईवैलेंट आयन। मतलब जो हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं वो मोनोवैलेंट होगी, उनकी वैलेंसी 1 की होगी, और जो S2 ब्लॉक वाले एलिमेंट्स बने अल्केलाइन अर्थ मेटल्स, उनकी वैलेंसी कितने की बनेगी, 2 की बनेगी, इसलिए उनको क्या नाम दिया, डाईवैलेंट इन्हें बोल दिया। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आया होगा, नोट करो बेटा ऐसे। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वन, अगली जो प्रॉपर्टी इसके अंदर बनेगी वो मैं लिखूंगा, नाउ द 4th वन, यहां लिखेंगे दे फॉर्म या देयर ऑक्साइड्स, रेदर देन ऐसा लिखेंगे, देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, देयर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या बोला गया, ध्यान से सुनेंगे यहाँ कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक नेचर? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिया, और मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड है इसकी वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, वाटर से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। याद रखेंगे कि यहाँ एक एलिमेंट हमारे पास बेरिलियम भी आता है,
और बेरिलियम का जो ऑक्साइड होता है, अगर मान लो BeO की मैं बात करता हूँ, तो ये अपने आप में बेसिक ना हो करके ये अपने आप में एम्फोटेरिक होता है, इतना याद रखेंगे। यहाँ मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा, जिसे बोलते हैं याद रखने का तरीका। बेसन हो गया, यहाँ लिख दूंगा गाल हो गया, यहाँ लिख दूंगा जीभ हो गया, और यहाँ लिख दूंगा पर। इतना आपको याद रखना है। जो मैंने यहाँ लिखा बेसन गाल जीभ पर का मतलब होता है कि ये सारे के सारे ये ऑक्साइड जो हैं ये कैसे होते हैं बेटा, दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसे नेचर वाले हैं बेटा, एम्फोटेरिक नेचर के हैं। कौन कौन से, बेसन गाल जीभ पर। बेसन का मतलब हो गया, यहाँ लिख दिया BE बेरिलियम, बेसन सन SN, ठीक है बेटा, 3 आ गया। गाल GA, और इसके साथ में AL एल्यूमिनियम, जीव ZN पर PB, ठीक है बेटा। यहाँ जितने भी सारे मैंने ये एलिमेंट्स लिखे हैं बेटा, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, याद रखने का तरीका है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। अगर मान लो आप यहाँ से क्या बना रहे हैं, अगर आप यहाँ से ऑक्साइड्स बनाते हैं, जैसे बेरिलियम का आपने बना दिया BeO हो गया, टिन से आपने बनाया SNO हो गया, SNO2 हो गया, गैलियम से आपने Ga2O3 बना दिया, एल्यूमिनियम से Al2O3 बना दिया, Zn से आपने ZnO बना दिया, Pb से आपने PbO बनाया या PbO2 बनाया। जितने सारे यहाँ बेटा आपने ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, ये बनाए हैं, ये सारे के सारे अपने आप में कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एसिडिक नेचर भी है इनके अंदर और बेसिक नेचर भी है। याद रखेंगे कि जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि दियर ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इसका मतलब तब ये बेरिलियम के बारे में नहीं बोला जा रहा था, क्योंकि बेरिलियम जो है उसका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का भी होता है और बेसिक नेचर का भी होता है। ये कुछ बेसिक चीजें फंडाज है, ये हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। यही एक की हमारे पास है, यही की आपको याद रखनी है, जिससे कि आप किसी और वहां पे आएगा कि जैसे मान लो 4 ऑप्शन आ गई और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आउट ऑफ दिस 4 विच ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इन दैट कंडीशन, उस कंडीशन में, या विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो एम्फोटेरिक को फाइंड आउट करने के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारे पास बेसन गाल जीव पर आकर आपको याद है तो इमीडिएट आपने बोल दिया कि भाई अगर जितने भी सारे इनके ऑक्साइड बनेंगे वो सारे के सारे एम्फोटेरिक होंगे। तो एम्फोटेरिक इनमें से देखो कौन से वाला एलिमेंट और उसका कौन सा ऑक्साइड है, आपने सीधे आंसर दे दिया, दिस वन इज कॉल्ड एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक है बेटा। बाकी के अगर मान लो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और उनके ऑक्साइड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उनके ऑक्साइड के अंदर क्या बना कि उनका नेचर कैसा बना, बेसिक नेचर का बना। या जैसे मान लो कैल्शियम हो गया, कैल्शियम का ऑक्साइड हो गया, वाटर के साथ में लिया, वाटर के साथ में लेंगे बेटा तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होगा। दैट्स व्हाई ये कैसा बना बेटा, ये अपने आप में बेसिक नेचर का बना। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, बेस कौन होते हैं, जब इनका एक्वा सॉल्यूशन, जब इनको पानी में डाला जाता है तो पानी में डालेंगे बेटा तो ये क्या करते हैं, यहाँ से Mg+2 आयन एक बनेगा बेटा, प्लस करके 2OH नेगेटिव आयन दूसरा बनेगा, यहाँ से बनेगा Ca+2 आयन एक बन गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। दिस वन एक्वस। बेस कौन होते हैं, जो जिनका एक्वा सॉल्यूशन OH नेगेटिव आयन देता है, हाइड्रोक्सिल आयन को देता है। दैट्स व्हाई ये अपने आप में कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। करो बेटा, इसे नोट करो। नाउ बेटा इसके बाद 5th नंबर का जो पॉइंट बनेगा वो यहां मैं लिखूंगा, दिस वन, यहां लिखेंगे दीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला बेटा कि ये अपने आप में स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलते हैं कि जो दूसरे का रिडक्शन करता है लेकिन अपना स्वयं का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। देखो आप क्या बोला गया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा क्या करते हैं, काम करते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब अगर मान लो मैं यहां सोडियम की बात कर रहा हूं, आई एम सेइंग अबाउट इट, मेरे पास सोडियम है बेटा
और ये सोडियम जो है, ये सोडियम क्या करता है, सोडियम प्लस आयन में चेंज होता है। मतलब यहाँ सोडियम जो है सोडियम प्लस आयन के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया। वेरी हाई टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की बहुत ज्यादा टेंडेंसी है। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन को इजिली लॉस कर जाता है, इसलिए इसके अंदर इसका ये जो प्रोसेस जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इस प्रोसेस को बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है बेटा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस, कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, इसका मतलब वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। बहुत क्लियर है बेटा? यस एंड नो? ये लिखा बेटा हमने, दे हैव टेंडेंसी टू एक्ट एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। या आगे लिखेंगे, अगला पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख देंगे। जो भी पॉइंट आ रहा था बेटा, लाइक दिस वन, क्या लिखूंगा, दे फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स ओनली। ठीक है, ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जनरली, जनरली भी लिखेंगे, क्योंकि बेरिलियम के अंदर या मैग्नीशियम या बेरिलियम की मैं बात करता हूं, इसके कुछ कंपाउंड क्या बन सकते हैं, वो कोवेलेंट बन सकते हैं। जैसे जनरली दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड, ये क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा ये थे हमारे पास जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज बन गई। हाँ, यहाँ एक चीज मैं और इंक्लूड करूंगा, क्या लिख देंगे, दे हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इनके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। अच्छा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी को थोड़ा मैं यहीं से डिफाइन करूंगा। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हो गया द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड गैसेस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उस वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी का नाम क्या है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी। कंसेप्ट ये आता है, देखो फैक्ट तो आपको ये समझना है कि मैंने अगर यहाँ पे लिखा कि दे हैव लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? एक्चुअली क्या है, अगर आपको ध्यान होगा पीरियोडिक टेबल जब मैंने ड्रॉ की थी, तो जो एक्सट्रीम लेफ्ट की पोजीशन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, तो एक्सट्रीम लेफ्ट के अंदर हमारे पास जो आता है वो आता है बेटा एस ब्लॉक आता है, सबसे किनारे जो आता है वो एस ब्लॉक आता है। और अगर एस ब्लॉक एक्सट्रीम लेफ्ट में आता है, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में आने के कारण इनका जो साइज होता है वो ये अपने आप में लार्जर साइज के होते हैं, ये बड़े साइज के होते हैं। अगर ये लार्जर साइज के, बड़े साइज के हैं, इसलिए इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, और जो न्यूक्लियस, जैसे मान लो हम यहाँ पे सोडियम को लिख रहे हैं बेटा, और सोडियम को हमने क्या लिखा है, इसके न्यूक्लियस पे +11 का चार्ज है, 11 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है बेटा। तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन को अगर लिखेंगे, पहले वाला शेल हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्या कंसेप्ट है कि अगर एक्सट्रीम लेफ्ट हैं, अगर ये सबसे किनारे की तरफ है पीरियोडिक टेबल में, तो इनका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। इसलिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है और ये जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। समझ रहे हैं आप, क्योंकि साइज बड़ा हो गया, एलिमेंट बड़े साइज का हो गया। दैट्स व्हाई अगर थोड़ा भी अगर हम क्या करते हैं, इसे एनर्जी देते हैं, तो ये बहुत जल्दी अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस कर जाता है। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, बहुत जल्दी थोड़ी भी एनर्जी देने के बाद इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, रिमूव करने के लिए, जो इस आइसोलेटेड गैसेस एटम ने जो एनर्जी को गेन किया, उसे क्या नाम दिया गया, दिस वन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आगे जाकर के जब प्रॉपर्टीज में आपको करवाऊंगा, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तब आयनाइजेशन एनर्जी को बहुत डिटेल में वहां मैंने समझाना है। ये यहाँ का पार्ट नहीं है, वहां इसको डिटेल में समझाएंगे। तो ये था कि इनके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, बिल्कुल लो होती है। और इनमें से भी जो सीजियम एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर, सीजियम ही पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका साइज सबसे बड़ा भी होता है, और जिसके पास आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत लिस्ट होती है, बहुत कम होती है। समझ रहे बेटा? तो यहाँ पे जितने भी कंसेप्ट थे वो सारे के सारे जो एस ब्लॉक से रिलेटेड थे, वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा मैंने आपको बताने की कोशिश की है।
आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को जितना कुछ करवाया गया वो सारी चीज़ें आपको याद हो जाने चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ जाने चाहिए। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। अगला जो वीडियो होगा उसमें मैं पी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की जो प्रॉपर्टीज होंगी उनको मैं 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाऊंगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस।